बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मोहम्मद साजिद। आज हम लोग जेनेटिक्स में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, द मेगा प्रोजेक्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री विद रेलेवेंट टू ह्यूमन। ह्यूमन के लिए या ह्यूमन स्टडी के लिए हिस्ट्री में इससे बड़ा आज तक कोई प्रोजेक्ट डिजाइन नहीं हुआ, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब हमारे पास ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में बेसिकली क्या था, इसके क्या एम थे, क्या गोल थे, प्रोसीजर क्या था, टेक्निक क्या था, हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन टू जीनोम कि व्हाट इज जीनोम। ह्यूमन तो सब जानते हैं, जीनोम क्या है। जीनोम मीन्स दैट अमाउंट ऑफ डीएनए, कि हमारे पास इतना डीएनए हो इन विच कंप्लीट सेट ऑफ जीन ऑफ स्पीशी प्रेजेंट, कि हमारे पास वो अमाउंट ऑफ डीएनए जिसमें ऑलमोस्ट कंप्लीट सेट ऑफ जीन ऑफ ह्यूमन हो या स्पीशी हो, उसे हम लोग कहेंगे जीनोम। अब हमारे पास जीनोम को अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज जीनोम, कि आपके पास जो वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है किसी भी स्पीशी का, तो उसके डीएनए में जो टोटल सेट ऑफ जीन्स हैं या वो डीएनए जो है उसे कहा जाएगा जीनोम। अब हमारे पास जीनोम सम टाइम में बी आरएनए इन केस ऑफ सम वायरस, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जीनोम जो है इन ईच एंड एवरी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, दुनिया में कोई भी चीज जो सेल है यानी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसका जीनोम होगा डीएनए। अब ये जो डीएनए है इसके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, डीएनए सिमिलर इन ऑल ऑर्गेनिज्म एंड डीएनए डिफरेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म। अब देखें, दो बिल्कुल अपोजिट टर्म मैंने यूज की कि डीएनए सिमिलर इन ऑल ऑर्गेनिज्म और डीएनए डिफरेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म। अब हमारे पास जो है डीएनए सिमिलर किस बेस के ऊपर, दुनिया के हर ऑर्गेनिज्म में डीएनए की कंपोजिशन सेम है। कैसे कंपोजिशन सेम है कि आप सबको पता है कि डीएनए का बेसिक यूनिट है न्यूक्लियोटाइड, तो दुनिया के हर ऑर्गेनिज्म में जो डीएनए की कंपोजिशन है वो 4 मेजर न्यूक्लियोटाइड से है, AGTC। हमारे पास जो है यही 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो कि कंपोजिशन ऑफ जीनोम के लिए या कंपोजिशन ऑफ डीएनए के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बैक्टीरिया से लेकर एलिफेंट तक, बैक्टीरिया से लेकर रेडवुड ट्री तक, हर ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए है वो कंपोजिशन बेस्ड आपके पास सेम है। कंपोजिशन बेस्ड मीन कि उसका बेसिक यूनिट एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन न्यूक्लियोटाइड्स हैं। लेकिन फिर एक और बात है कि डीएनए डिफरेंट इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, नॉट फ्रॉम स्पीशी टू स्पीशी बट विद इन स्पीशी the DNA will be never similar between two organisms except identical twins। तो ये जो डिफरेंस है वो किस चीज की बेस पे, ये डिफरेंस डीएनए बना तो हमारे पास ATGCCGC सीक्वेंस है, लेकिन ये जो सीक्वेंस है हमारे पास फॉर एग्जांपल ATTCGGC। अब आप इन दो डीएनए को देखें तो कंपोजिशन बेस्ड इनका बेसिक यूनिट न्यूक्लियोटाइड ATGC न्यूक्लियोटाइड है, लेकिन असल डिफरेंस जो है वो है आपके पास सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। आपको याद होना चाहिए हमने कहा था कि जीन इज द फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए और जीन का सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है बिकॉज द कोडिंग स्ट्रैंड इज अ कॉपी ऑफ मैसेंजर आरएनए एंड देन मैसेंजर आरएनए कैरी कोडॉन्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये सेंट्रल डोगमा जो है वो पूरे का पूरा।
अब उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है सीक्वेंस। इसलिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो प्राइम मोटो था, प्राइम गोल था, वो था ही सीक्वेंसिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम। अब हमारे पास ये सीक्वेंस डिफरेंट इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस। जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं, जिनका हमारे पास जो है वो क्लीवेज डिसऑर्डर से ट्विंस पैदा हो, यानी कि जिनका सिंगल जाइगोट से आगे क्लीवेज डिसऑर्डर से 2 आइडेंटिकल ट्विंस पैदा हो, उनका डीएनए सिमिलर हो सकता है, लेकिन वहां पे भी एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस की वजह से या बाकी हमारे पास जो है सोमेटिक चेंजेस की वजह से अफेक्ट पड़ते हैं। इनिशियली ये जो आपके पास स्टेप था कि द सीक्वेंस ऑफ ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ डीएनए इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये वो स्टेप था जो कि बेस बना फॉर द स्टडी ऑफ ह्यूमन जीनोम, कि हर इंसान का जीनोम दूसरे इंसान से डिफरेंट है। वो अलग बात है कि बाद में रिसर्च के बाद पता चला ये डिफरेंस कितने परसेंट है, उसको हम बात करेंगे, लेकिन जो बेस बनी वो ये बनी कि ह्यूमन वेरिएट, ह्यूमन चेंज फ्रॉम अदर ह्यूमन, व्हाई? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ सीक्वेंस इन जीनोम, ये बेस बनी। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की जब हम लोग जरा थोड़ी सी इंट्रोडक्शन की बात करें, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इनिशियली नेशनल प्रोजेक्ट ऑफ यूएसए था। स्टार्ट में जो हमारे पास ये प्रोजेक्ट था, ये सिर्फ अमेरिका की हद तक रजिस्टर्ड था, लेकिन लेटर ऑन इट बिकेम इंटरनेशनल प्रोजेक्ट। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इस प्रोजेक्ट्स में अदर कंट्रीज इन्वॉल्व हुई। कौन सी कंट्री इन्वॉल्व हुई हम उस पर भी बात करेंगे। तो डिफरेंट कंट्रीज की इन्वॉल्वमेंट के बाद फिर ये नेशनल प्रोजेक्ट ऑफ यूएसए नहीं रहा, बल्कि ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट बन गया था। अब इस प्रोजेक्ट की कुछ हिस्ट्री, वैसे तो इसकी बड़ी प्रोलॉन्ग हिस्ट्री है। जब से मॉडर्न जेनेटिक्स, जब से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी इमर्ज होना शुरू हुई है, तो उस वक्त डिस्कशन स्टार्ट हो चुकी थी फॉर द सीक्वेंस ऑफ डीएनए, और कुछ ऑर्गेनिजम्स के सीक्वेंस स्टडी भी किए जा रहे थे। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन, डिस्कशन ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग स्टार्ट इन 1984। जो डिस्कशन स्टार्ट हुई थी वो आपका पास स्टार्ट हुई थी 1984 में। हमारे पास डिफरेंट साइंटिस्ट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स की, ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था कि कोई साइंटिस्ट इंडिविजुअली यानी कि हिज ओन प्रोस्पेक्टिव में ये काम कर सके, तो इसलिए ये आपके पास उस वक्त पॉसिबल नहीं था। लेकिन लेटर ऑन हमारे पास 1990 में गवर्नमेंट ऑफ यूएसए ने जब इस पे विलिंग शो की, तो फिर ये प्रोजेक्ट की बेस, इस प्रोजेक्ट की फाउंडेशन पॉसिबल हुई। ये प्रोजेक्ट ओरिजिनली फाउंडेड बाय यूएसए। यूएसए में 2 डिपार्टमेंट्स, नंबर 1 यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। याद रखना है कि इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जो इनिशियल कोलैबोरेशन थी वो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यूएसए, ये 2 प्रोजेक्ट थे। एक जो है वो यूएस प्रोजेक्ट ऑफ एनर्जी और दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। तो याद रखें, इस चीज पे अक्सर एमसीक्यूज आ जाते हैं कि इनिशियली या ओरिजिनली विच ऑफ द 2 डिपार्टमेंट्स ऑफ यूएसए इनिशिएटेड टू ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो फिर उस वक्त आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को सामने रख के एनर्जी डिपार्टमेंट ऑफ यूएसए की तरफ माइंड नहीं जाता। लेकिन याद रखना है कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने इनिशियली इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। जब इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया तो जैसे मैंने पहले कहा, इस प्रोजेक्ट का जो बेसिक एम था सीक्वेंसिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम। ये प्रोजेक्ट बेसिकली इनिशिएट हुआ था सीक्वेंसिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम, कि जीनोम ऑफ ह्यूमन में जो डीएनए है उसका सीक्वेंस क्या है। ये ATGC न्यूक्लियोटाइड
बोलने में तो बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन इनकी सीक्वेंस, इनकी अरेंजमेंट क्या है, तो ये बेसिक एम था। अब इन दो प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट्स ने मिलकर एक ज्वाइंट डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया। उस इंस्टीट्यूट का नाम था NHGRI, एन फॉर नेशनल। मैंने कहा जैसे शुरू में ये अमेरिकन प्रोजेक्ट था तो टर्म रखा गया नेशनल। ह्यूमन, H फॉर ह्यूमन, G फॉर जीनोम, R फॉर रिसर्च एंड I फॉर इंस्टीट्यूट। ये नेशनल ह्यूमन जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट की एस्टेब्लिशमेंट हुई by the initiation या collaboration of US Department of Energy and National Institute of Health की थ्रू। अब जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो इस प्रोजेक्ट में अदर कंट्रीज ने भी विलिंग शो की। चूंकि ये प्रोजेक्ट कोई माइनर प्रोजेक्ट नहीं था, इसका इनिशियली एस्टिमेटेड कास्ट जो था वो अप टू $3 बिलियन था। लेटर ऑन ये एक्सटेंड हुआ अप टू 5 बिलियन और फाइनली ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ $9 बिलियन में। तो इसलिए ये किसी एक कंट्री या किसी एक साइंटिस्ट के बस की बात नहीं थी। तो फिर इसमें फर्स्ट जो मेजर पार्टनर था वो यूके था, बर्तानिया, ब्रिटेन। यूके की हमारे पास एक कंपनी थी वेलकम ट्रस्ट। Wellcome Trust was the first major partner in Human Genome Project with USA. फिर उसके बाद later on this project joined by Japan, France, Germany and China. तो इस Human Genome Project को complete किया by the collaboration of 6 major countries. इसके अलावा भी डिफरेंट कंट्रीज जो है वो माइनर कंट्रीज जाके लिटर कोऑपरेशन के थ्रू उनकी इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन मेजर जो है वो 6 कंट्रीज की न सिर्फ ह्यूमन पावर बल्कि रिसोर्सेज और इसके साथ साथ इनका बजट जो है वो शेयर मौजूद है। नंबर 1 USA, नंबर 2 UK, नंबर 3 जापान, नंबर 4 फ्रांस, नंबर 5 जर्मनी एंड नंबर 6 चाइना। तो मैंने जैसे पहले कहा कि ये ह्यूमन हिस्ट्री का फर्दर स्टडी ऑफ ह्यूमन सबसे मेगा प्रोजेक्ट है। आप देखें इसकी इनिशियल एस्टिमेटेड कास्ट जो है वो आपके पास कितनी है, $3 बिलियन। और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कास्ट बढ़ते 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 $9 बिलियन में ऑलमोस्ट ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। अब जब ये नेशनल ह्यूमन जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट डेवलप्ड हुआ, एस्टेब्लिश्ड हुआ, तो जो इसका फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट हुआ तो वो मोस्ट पॉपुलर साइंटिस्ट ऑफ जेनेटिक्स या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी JMD वाटसन। JMD वाटसन से जेनेटिक्स का कौन सा स्टूडेंट ना वाकिफ है। इवन ये तो 9th और 10th क्लास के बच्चों को पता है कि डीएनए की स्ट्रक्चर, डीएनए की जो आजकल हम लोग पूरी की पूरी प्रोफाइलिंग या स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो उसका पायनियर था ही JMD वाटसन। तो JMD वाटसन वाज अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ नेशनल ह्यूमन जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट इन 1990। ये 1990 में जो एग्जैक्ट डेट है वो है 1 अक्टूबर 1990। 1 अक्टूबर 1990 को इस प्रोजेक्ट का बाकायदा आगाज हुआ। फिर उसके बाद लेकिन जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो कंप्लीशन इसकी हुई 2003 में। 2003 में ये प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हुआ तो आप देखें ऑलमोस्ट ये 13 ईयर प्रोजेक्ट था। तो 13 ईयर में डिफरेंट डायरेक्टर्स इसके चेंज होते रहे। तो एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट जो डायरेक्टर था वो था डॉक्टर फ्रेंसिक कॉलिन। डॉक्टर फ्रेंसिक कॉलिन वाज दैट पर्सन अंडर हुज सुपरविजन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीटेड।
एट द एंड, यानी एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन। फ्रांसिस कॉलिन वो साइंटिस्ट था जिसकी सुपरविजन में, जिसकी डायरेक्टरशिप में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। 13 ईयर प्रोजेक्ट था इस ड्यूरेशन का, इसलिए मैंने इसके लिए टर्म यूज की, मेगा प्रोजेक्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। अब इसमें जो की पर्सन था, वो पर्सन जिसका बेसिक मॉडलिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए यूज की गई, तो वो पर्सन था जॉन कैर्च वेंटर। जॉन कैर्च वेंटर जो है फर्स्ट साइंटिस्ट टू सीक्वेंस द ह्यूमन जीनोम। ये हमारे पास वो पहला बंदा है कि जॉन कैर्च वेंटर जिसने ह्यूमन जीनोम को हमारे पास फर्स्ट टाइम सीक्वेंस्ड किया। आल्दो इस अकेले ने इतना काम नहीं किया, लेकिन जो मेजर कंट्रीब्यूशन थी वो थी जॉन कैर्च वेंटर की। अब हमारे पास ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था क्या? इनिशियली तो इसका काम सीक्वेंसिंग था, तो फिर इसकी कास्ट $9 बिलियन तक क्यों एक्सीड हुई? तो जब इसमें अदर कंट्रीज की पार्टनरशिप आई, तो फिर इसके लिए मेजर गोल डिजाइन किए गए। मेजर गोल ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, मेजर गोल में नंबर 1, डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन बेस पेयर्स इन ह्यूमन जीनोम। एस्टिमेटेड ह्यूमन जीनोम में ऑलमोस्ट 3 बिलियन बेस पेयर्स हैं। ये 3 बिलियन बेस पेयर्स का जो ये सीक्वेंस होता है ATGC, यानी ये सीक्वेंस रिपीटिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये सीक्वेंस मालूम करना था। अब ये सीक्वेंस मालूम करने के लिए यहां पे एक बड़ी जबरदस्त स्टोरी भी है कि किस ह्यूमन की जाए। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अगर एक दफा जीनोम को सीक्वेंस करने पे एटलीस्ट $3 बिलियन आते हैं, तो सारे इंसानों का जीनोम सीक्वेंस करना तो पॉसिबल है ही नहीं। तो फिर क्वेश्चन ये था कि किसका जीनोम सीक्वेंस किया जाए। अब हमारे पास अगर हमारे पास जो है वो किसी एक इंसान का जीनोम सीक्वेंस कर दिया जाता, यानी सिंगल इंडिविजुअल होता, तो उसके पास कॉपीराइट होते। वो तो दुनिया का बैठा बैठा सिर्फ डीएनए डोनेट, सेल डोनेट करने की बेस पे स्टार बन जाता। इवन वो कॉपीराइट डिमांड करता, रॉयल्टी डिमांड करता कि यार मेरा जीनोम, मेरा डीएनए जो है वो यूज हुआ है इस मेगा प्रोजेक्ट में, तो लिहाजा ये मेरी कंट्रीब्यूशन है सबसे बड़ी। लेकिन इसके लिए कुछ यूं किया गया कि पूरी दुनिया से 20 वॉलंटियर सिलेक्ट किए गए। ये बात याद रखनी है आपने, पूरी दुनिया से 20 वॉलंटियर सिलेक्ट किए गए। उन 20 वॉलंटियर्स में से हर एक के व्हाइट ब्लड सेल सेलेक्ट किए गए। व्हाइट ब्लड सेल, ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ये व्हाइट ब्लड सेल बेस्ड प्रोजेक्ट है, याद रखना इस बात को। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, फिर उसमें ऐसा किया गया कि उन 20s में से भी सिलेक्शन की गई 2 सेल फ्रॉम 4 20 में से भी 4 के सिर्फ सेलेक्ट किए गए। वो 4 कौन से थे? इवन जो साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे थे उनको भी नहीं पता था। ये बिल्कुल उन 20s में भी, यानी कि कोई ये डिमांड ना कर सके फ्यूचर में कि ये मेरा जीनोम सीक्वेंस्ड हुआ है, तो वो 4 डिफरेंट पीपल सेलेक्ट करके उनके डीएनए को कंपैरेटिवली स्टडी किया गया फ्रॉम व्हाइट ब्लड सेल। ये बात याद रखनी है। अब ये 3 बिलियन बेस पेयर्स का सीक्वेंस जब किया गया, इसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं। उनमें सबसे पहले टेक्निक्स पे बाद में बात करते हैं, बोरिंग हो जाएगा। तो ये 3 बिलियन बेस पेयर्स को सीक्वेंस किया गया। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात है, देखें हम जब बात करते हैं जीनोम की, तो जीनोम की टिपिकल डेफिनेशन है हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि 23 पेयर्स है तो उनमें से 23 क्रोमोसोम। लेकिन जब आप ह्यूमन के 23 क्रोमोसोम लेंगे, अगर आप फीमेल के क्रोमोसोम लेंगे 1 से 22 तक तो आपके पास है ऑटोसोम। 1 से 22 तक तो आपके पास क्या है? ऑटोसोम। नंबर नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है एक्स क्रोमोसोम।
अगर आप ह्यूमन की बात करें तो 1 से लेकर 22 प्लस, अब ह्यूमन के एक हैप्लॉइड में हमारे पास जो है वो होगा X, जबकि दूसरे हैप्लॉइड सेट में होगा Y। तो अब यहां पे प्रॉब्लम ये कि आप कंप्लीट सिंगल हैप्लॉइड सेट को नहीं यूज कर सकते। अगर आप 1 से 22 साथ Y सेलेक्ट करेंगे तो फिर X मिस हो जाएगा, और अगर आप X को सेलेक्ट करेंगे तो Y मिस हो जाएगा। इसलिए ये जो जीनोम सीक्वेंसिंग है, ये जीनोम सीक्वेंसिंग 1 से 22 क्रोमोसोम जो ऑटोसोम है, प्लस इसके साथ X एंड Y क्रोमोसोम। इसलिए याद रखना है कि ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग नॉट बेस्ड ऑन 23 क्रोमोसोम, इट बेस्ड ऑन 24 क्रोमोसोम। क्यों? क्योंकि 1 से 22 ऑटोसोम तो मेल और फीमेल में कॉमन है, लेकिन जो X है वो भी कॉमन है, लेकिन Y का डिफरेंस है। तो आप अगर पेयर बनाना, अगर 1 सेट लेंगे 1 से 22 ऑटोसोम और X, तो Y मिस हो जाएगा, और अगर आप 1 से 22 और Y लेंगे तो X मिस हो जाएगा। तो इसलिए इस बात को भी नोट करना है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बेसिकली स्टडी नॉट 23 यानी हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, बट 24 क्रोमोसोम। तो ये 23 बिलियन बेस पेयर है। इसलिए बाज बुक्स में आप देखेंगे तो ह्यूमन जीनोम का जो आपके पास साइज दिया होगा वो 3.2 बिलियन बेस पेयर भी दिया होगा। तो ये 3.2 बिलियन बेस पेयर तब होगा जब इसमें ऑलमोस्ट Y क्रोमोसोम भी ऐड होगा, लेकिन नहीं आओ 3 to 3.2 बिलियन बेस पेयर ह्यूमन जीनोम में। पहला गोल था सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम। अब ह्यूमन जीनोम की जब सीक्वेंसिंग की गई, वहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आउटकम्स में आई। वो आउटकम्स में क्या था कि ये जो 20 वॉलंटियर्स थे ये ऑल ओवर द वर्ल्ड थे, और फिर उनमें से 4 भी रैंडमली थे। तो उनमें ये बात सामने आई कि ऑलमोस्ट 99.9% जीनोम ऑफ ह्यूमन इज सिमिलर ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 99.9% जीनोम सिमिलैरिटी between the 2% between the 2%. अब बाज बुक्स में 90% भी है, तो वो 90% से 99.9%, लेकिन आप अगर बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़ें तो उनमें 99.9% सिमिलैरिटी बिटवीन ह्यूमन। अब दूसरे नंबर पे उस वक्त एक ये आइडिया था कि अगर हमारे पास बाकी ऑर्गेनिजम्स में इतना अलॉट नंबर ऑफ जीन्स हैं तो ह्यूमन में तो ऑलमोस्ट 50 to 60,000 70,000 जीन जरूर होंगे। लेकिन जब स्टडी की गई, जब आइडेंटिफिकेशन की गई, तो यहां स्टडी में पता चला कि ह्यूमन जीनोम कंटेन 20 to 25,000 जीन्स। ह्यूमन जीनोम में ऑलमोस्ट 20 to 25,000 जीन्स थे जो कि इस प्रोजेक्ट में स्टडी किए गए। और यहां पे भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात, यहां पे Y क्रोमोसोम पे एक स्मॉलेस्ट जीन डिस्कवर हुआ, एक स्मॉलेस्ट जीन जो है वो स्टडी किया गया, टेस्टिस डिटर्मिनेशन फैक्टर जीन। टेस्टिस डिटर्मिनेशन फैक्टर जीन कंटेन ओनली 14 बेस पेयर्स। ये सबसे स्मॉलेस्ट जीन ऑफ ह्यूमन है, टेस्टिस डिटर्मिनेशन फैक्टर जीन, जो कि ओनली 14 बेस पेयर जीन। तो ये भी डिस्कवरी में आया। अब जब बेस पेयर को सीक्वेंस किया गया, जीन्स आइडेंटिफिकेशन हुई, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अब ऐसा तो नहीं था कि इस इंफॉर्मेशन को वंस टाइम स्टडी करके डिस्कार्ड कर दिया जाए, या तो इसको हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। आपको पता है कि आजकल ऑल दो ट्रैवलिंग बड़ी आसान हो गई है, लेकिन फिर भी उस बुक को स्टडी करना आपके लिए इंतहाई मुश्किल है, जो कि यूके, अमेरिका,
या कि जर्मनी या चाइना की लाइब्रेरी में सिंगल कॉपी मौजूद है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास जो है वो हर बुक तक हमारी एक्सेस हो। तो फिर इसके लिए क्या किया गया कि ये जितनी भी इंफॉर्मेशन थी इनको स्टोर किया गया इन डेटाबेस, परमानेंट स्टोरेज की गई, और उसमें से बहुत सारी स्टोरेज आज हमें इंटरनेट पे अवेलेबल है। अब आप देखें जरा, हमारे पास ये जो इंफॉर्मेशन थी जो डेटाबेस यानी कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में स्टोर की गई इन सुपर कंप्यूटर, ये इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन थी कि ये एक आम कॉमन नॉर्मल जो कंप्यूटर होता है या पेन ड्राइव होती है उसमें ये स्टोर नहीं हो सकती थी। ये सुपर कंप्यूटर में स्टोर की गई कितनी इंफॉर्मेशन थी। अगर इस इंफॉर्मेशन को ऑन एवरेज एस्टिमेट किया जाए तो ये इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट 3300 बुक्स है जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से 13 ईयर्स में ऑब्टेन की गई कि ह्यूमन जीनोम में क्या क्या चीज है। वो जीनोम की इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट 3300 बुक्स है, और बुक्स भी ऐसी नहीं कि 200, 300 या 50 पेजेस की। द बुक्स 3300 बुक्स ऑफ ईच बुक ऑफ 1000 पेजेस, जिसमें से हर बुक के पेजेस भी 1000 है। और न सिर्फ ऐसा कि भाई जैसे आजकल बुक्स में पेजेस के ऊपर डायग्राम्स वगैरह चिपका के पेज नंबर को इंक्रीज किया जाता है, नहीं, ओनली लेटर्स, ऑन एवरेज 1000 लेटर पर पेज हो। तो अब आप खुद एस्टिमेट कर लें कि एक पेज पे अगर 1000 लेटर्स हैं और हर पे बुक के 1000 पेजेस हैं तो ऐसी बुक्स बन सकती हैं 3300 बुक्स। तो इन बुक्स को केयर करना, इन बुक्स को हर बायोलॉजिकल स्टडी के साइंटिस्ट के लिए या बायोलॉजिस्ट के लिए, क्योंकि ये हर फील्ड में यूज होने वाली इंफॉर्मेशन है, तो उस तक एक्सेस करना बड़ा मुश्किल काम था। इसलिए बजाय इसके इसको हार्ड कॉपी में, बुक्स में या कि इसको पेजेस पे लिखने के, इसको स्टोर किया गया इन फॉर्म ऑफ डेटाबेस। और यही वजह है कि आज हमारे पास एक बायोलॉजी की न्यू ब्रांच मौजूद है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज टोटली डील्स विद दोज इंफॉर्मेशन विच स्टोर्ड इन डेटाबेस। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में हमारे पास जो रेशो है स्टडी का, वो रेशो ऑलमोस्ट 55% तो बायोलॉजी है, लेकिन 45% कंप्यूटर स्टडी होगी। क्यों? क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन डेटाबेस में स्टोर्ड है तो वो सुपर कंप्यूटर यानी कि आपके पास वो न्यू टेक्नोलॉजीज के थ्रू स्टोर्ड है। तो इसलिए यहां से एक न्यू ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इमर्ज हुई जिसको कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स टोटली डील्स विद द इंफॉर्मेशन विच आर स्टोर्ड इन डेटाबेस। अब हमारे पास ये इंफॉर्मेशन स्टोर करने का बेनिफिट ये हुआ कि आप हिस्ट्री में देखते हैं कि बहुत सारे वर्क्स की रिपीटिशन होती है कि फलां साइंटिस्ट ने भी यही काम किया है और फलां साइंटिस्ट ने भी इंडिपेंडेंटली यही काम किया है। वो क्यों किया? क्योंकि उस वक्त तक एक्सेस नहीं थी कि वर्ल्ड के एक कोने में एक बंदा वही काम कर रहा है, कुछ अरसे बाद वही बंदा सेम काम रिपीट कर रहा है, उसे एक्सेस नहीं थी कि इस पे काम ऑलरेडी हो चुका है। डेटाबेस के स्टोरेज की वजह से अब हमारे पास जितना काम हो चुका है उससे आपने स्टेप फॉरवर्ड जाना है। अगर आप रिपीटिशन करेंगे तो रिव्यू तो हो सकता है लेकिन रिसर्च नहीं हो सकती। तो रिसर्च, अब आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है उनसे आगे आप प्रोसीड करेंगे। ये हमारे पास रिसर्च के लिए या कि साइंटिफिक स्टडी के लिए बेस्ट स्टेप था। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास गोल नंबर 4, इंप्रूवमेंट ऑफ टूल्स। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। 3 बिलियन एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड देन कंप्लीटेड इन $9 बिलियन। तो जाहिर सी बात थी जब इन्होंने काम स्टार्ट किया उस वक्त कंप्यूटर की इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि इतना ह्यूज इंफॉर्मेशन को स्टोर करे। तो वो कंप्यूटर की बेटरमेंट,
फिर उसके बाद जो डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए टेक्निक्स अवेलेबल थी वो इतनी रिफाइंड नहीं थी, उनको बेटर बनाना। फिर उसके बाद जो इसके लिए ऑपरेटिव्स और डिवाइसेस रिक्वायर्ड थे वो इतने बेहतर नहीं थे, चूंकि इंसान जू जू काम करता है तो उसे उसकी जो है वो प्रोज एंड कॉन्स पता चलते जाते हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये डिवाइसेस अपडेट होते गए। जैसे फॉर एग्जांपल अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जितनी रिफाइंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आज है इतनी शुरू में नहीं थी। जिस तरह फॉर एग्जांपल पीसीआर, स्टार्ट में पीसीआर मैनुअल होता था, आज पीसीआर ऑटोमेटिक है। तो ये तमाम, मैं तो कुछ यूं कहूंगा कि पेपर पेन से लेकर पीसीआर तक हर वो टूल जो कि डीएनए सीक्वेंसिंग जीनोम एनालिसिस में यूज होता है उसकी इंप्रूवमेंट इसका गोल था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। तो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की यानी कि काबिश है जिसके बदले आज हमें एडवांस किस्म के जीन गन्स और पीसीआर्स और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और बाकी डिवाइसेस मिलते हैं। नेक्स्ट नंबर पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट गोल है, ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू प्राइवेट सेक्टर। चूंकि ये आल्दो गवर्नमेंट लेवल का प्रोजेक्ट था, लेकिन ये प्रोजेक्ट टोटली फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग था। ये वाइड प्रोजेक्ट है जिसकी जब रिपोर्ट पब्लिश्ड हुई, जिसकी स्टडी जब कंप्लीट हुई तो विद इन मंथ्स इसकी रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया गया। ये कोई भी हमारे पास जो है वो पब्लिक यानी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी या कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि ये आपके पास पब्लिक प्रॉपर्टी है, हर बंदा इस तक एक्सेस कर सकता है। तो ये इंफॉर्मेशन प्राइवेट सेक्टर के साथ शेयर की गई। इससे पहले जेनेटिक्स की स्टडी, स्पेशली बायोटेक्नोलॉजी और मॉडिफिकेशन की टेक्नोलॉजीज जो थी वो सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड प्रोजेक्ट्स होते थे गवर्नमेंट के। प्राइवेट सेक्टर की इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट या उनको परमिशन नहीं थी। लेकिन इस प्रोजेक्ट के बाद प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया गया और यही वजह थी कि हमारे पास फिर इंटरेस्टिंग बात यह हुई कि जब ये टेक्नोलॉजी शेयर हुई यानी प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया गया तो हमारे पास प्राइवेट कंपनीज, बाज ऐसी प्राइवेट कंपनीज हैं जिन्होंने ह्यूमन जीनोम गवर्नमेंट के पैरेलल ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और इवन इससे भी पहले कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट नंबर पे यहां पे एक सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जब कभी भी आप जेनेटिक्स स्टडी करेंगे, जैसे जीन थेरेपी करेंगे, जैसे जेनेटिक मॉडिफिकेशंस करेंगे, तो उसमें डिफरेंट इश्यूज आते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टार्ट में ब्लड डोनेशन इथिकल है या नहीं है, इस पे काफी डिबेट चली। ऑर्गन ट्रांसप्लांट इथिकल है या नहीं है, इस पे काफी डिबेट चली। इसी तरह जेनेटिक्स में बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं जिनको स्कूल ऑफ थॉट ऐसा भी है जो कि लीगली, सोशली या इथिकली जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता। तो इसमें पूरे का पूरा एक फर्म, एक आपका पास लॉयर और 7 स्कॉलर्स का ग्रुप डेवलप किया गया जो कि पब्लिक को, जो कि पीपल्स को एड्रेस करता था इथिकल इशू पे। अगर कोई कहता था कि ये स्टेप इथिकली अडॉप्टेबल नहीं है तो ये इस फर्म का, इस ग्रुप का काम था कि वो लोगों को इथिकली जो है वो सेटिस्फाई करता था। इसी तरह अगर कोई लीगल इशू आ जाए कोर्ट वगैरह का तो अगेन इसके लिए भी फर्म मौजूद थी। और सोशल इशू कि भाई सोसाइटी में अगर किसी किस्म का इसको लेकर नेगेटिविटी फैल रही है तो चूंकि ये हैवी कास्ट प्रोजेक्ट था तो बजाय इसके कि किसी छोटे मोटे स्ट्राइक की वजह से, किसी छोटे मोटे ग्रुप के सोशल, इथिकल या लीगल इशू राइज करने की वजह से इस प्रोजेक्ट में हर्डल्स पैदा ना हो, तो उनको भी एड्रेस करना था। तो ये थे इसके मेजर गोल ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। अब क्वेश्चन ये है कि हमने सीक्वेंसिंग कर ली, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को हम लोगों ने ये गेन किया कि ह्यूमन बेस पेयर्स कितनी है, हमने ये गेन किया कि ह्यूमन बेस पेयर का सीक्वेंस क्या है, ह्यूमन में जीनोम में जो है वो जीन्स कितने हैं, वो इंफॉर्मेशन डेटाबेस में स्टोर्ड हो गई। फिर उसके बाद
टूल इंप्रूवमेंट हो गए, टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो गई टू प्राइवेट सेक्टर, और लोगों को हमने यानी सोशल, लीगल और इथिकल बेसिस पे सेटिस्फाई तो कर दिया। लेकिन इसका आउटकम क्या है, इसका बेनिफिट क्या है? तो इसके बेनिफिट में नंबर 1, इंप्रूव द डायग्नोज ऑफ डिजीज। कैसे? इससे इनिशियली हम लोग किसी भी डिजीज को फिजिकल और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते थे बस दिखने में या फंक्शनली डिसऑर्डर आ गया। बेस का पता नहीं है कि क्यों डिसऑर्डर आया, क्यों डिजीज हुई। इस स्टडी के दौरान पता चला कि almost 1200 genes are responsible for common diseases of human। मैं कोई सवेयर जेनेटिक डिजीजेस की बात नहीं कर रहा, कॉमन डिजीजेस, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, डायबिटीज, कैंसर, लाइक दिस, इन डिजीजेस के लिए ऑलमोस्ट 1200 जीन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, जो कि ये कॉमन डिजीजेस काज होती हैं। तो अब जब कोई भी डिसऑर्डर हो, जैसे सिकल सेल एनीमिया है, जैसे हीमोफिलिया है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस है, तो ये अब चूंकि हमें पता है कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, तो उस जेनेटिक डिसऑर्डर को अब इस प्रोजेक्ट के बाद डायग्नोज करना जो है वो बड़ा आसान हो गया। नेक्स्ट नंबर पे डायग्नोज तो कर लिया कि चलो भाई ये ठीक है, ये फला फला जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो अब क्या होगा? डायग्नोज करने से कोई ठीक तो नहीं होता, तो ठीक करने के लिए फिर एक और चीज भी की गई कि अर्ली डिटेक्शन ऑफ जेनेटिक डिपोजिशन टू डिजीज। ये चीज भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसके बाद मैं ट्रीटमेंट पे आता हूं। ये अर्ली डिटेक्शन ऑफ या अर्लियर डिटेक्शन ऑफ जेनेटिक डिपोजिशन टू डिजीज, ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेप है। हमारे पास एक बात याद रखें कि जीन और जेनेटिक्स इज कंटिन्यूसली अफेक्ट बाय एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड होता है जेनेटिक्स पे। तो ये जेनेटिक डिपोजिशन बेसिकली कहा जाता है इन्फ्लुएंस द पॉसिबल फिनोटाइप डेवलपमेंट बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल अफेक्ट, कि किस ऑर्गेनिज्म में या किस ह्यूमन पे एनवायरमेंट का क्या इन्फ्लुएंस्ड होकर उसके रिजल्ट में इसके फिनोटाइपिक चेंज क्या आ सकता है। तो इस पे पहले ही अर्लियर डिटेक्शन हम लोग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इसकी एक कॉमन एग्जांपल अभी अभी मेरे माइंड में आई, एक डिजीज है रोजेशिया। रोजेशिया वो डिजीज है जिसमें पर्सन ऑलमोस्ट एल्बिनो टाइप का पर्सन होता है और वो ब्राइट लाइट को एक्सपोज नहीं हो सकते। जो ही वो ब्राइट लाइट को, तेज लाइट को एक्सपोज होंगे तो उनमें फिल्ट्रेशन ऑफ रेडिएशन का इम्यूनिटी कम होती है, उनकी जो स्किन है वो बस्ट होना शुरू हो जाती है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अब ये हमें पता चला अर्लियर डिटेक्शन की वजह से, इसलिए रोजेशिया के जितने भी पीपल्स हैं वो आपके पास ब्राइट लाइट में मूव नहीं कर सकते। नेक्स्ट नंबर पे रेशनल ड्रग डिजाइन। रेशनल ड्रग डिजाइन या ड्रग डिजाइन भी इसको सिंपली कहा जाता है। रेशनल ड्रग डिजाइन और ड्रग डिजाइन मीन्स दैट टू स्टडी अबाउट द डिस्कवरी एंड फाइंडिंग ऑफ न्यू मेडिकेशन, नई मेडिसिन के लिए। चूंकि जेनेटिक डिसऑर्डर तो है, इस जेनेटिक डिसऑर्डर में कौन सी प्रोटीन में क्या चेंज आता है और इसको कैसे हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। अब ये जो ट्रीटमेंट है उसके लिए तो जाहिर सी बात है ऑन स्पॉट सारी मेडिसिन मौजूद नहीं है, तो उसमें रेशनल ड्रग डिजाइन में स्टडी ऑफ फाइंडिंग ऑफ न्यू ड्रग्स ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रा, तो ये रेशनल ड्रग डिजाइन। तो इसमें हम लोगों ने न सिर्फ जेनेटिक बल्कि केमिकल ट्रीटमेंट को भी स्टडी किया। फिर उसके बाद बड़ी कॉमन सी बात है जीन थेरेपी एंड ड्रग कंट्रोल सिस्टम। आपको पता है कि आजकल इसके पैरेलल बजाय इसके कि आप ड्रग एनालिसिस करें या ड्रग ट्रीटमेंट करें, उसके बाद पैरेलल साथ जो है वो जीन थेरेपी को स्टडी किया जा रहा है। ऑल्दो जीन थेरेपी का सक्सेस लेवल अभी वो नहीं है जो कि होना चाहिए या इन फ्यूचर होगा, लेकिन
इसके बाद पॉसिबल हुआ कि अगर कोई जेनेटिक डिफेक्ट है तो हम नॉर्मल जीन के थ्रू उसे ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे फार्माकोजिनोमिक्स। फार्माकोजिनोमिक्स या कस्टम ड्रग्स। कस्टम ड्रग्स का मतलब है स्पेसिफिक ड्रग्स या कि पर्सनलाइज्ड मेडिकेशन। कि हमारे पास दो तरह की ड्रग्स होती हैं, एक होती है जनरलाइज्ड और एक होती है स्पेसिफाइड। जनरलाइज्ड ड्रग्स वो होती हैं जो कॉमनली आप लोग ब्रॉड स्पेक्ट्रम में यूज करते हैं, लेकिन स्पेसिफाइड ड्रग्स जो होती हैं वो ड्रग्स कहलाती हैं कस्टम ड्रग्स या फार्माकोजिनोमिक्स या पर्सनलाइज्ड मेडिसिन्स। इसमें ग्रुपिंग ऑफ पेशेंट, ग्रुपिंग ऑफ पर्सन की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ मेडिसिन्स, कि हम लोगों ने किन लोगों को कौन सी मेडिसिन से ट्रीट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अगर सिंपल बात करें, कॉमन ड्रग है एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, लेकिन अगर आप पेनिसिलिन के साइड इफेक्ट को चेक करें तो अ कम्युनिटी ऑफ पीपल पे इसका डायरेक्ट साइड इफेक्ट है। तो इसलिए आपने कस्टम करना है ड्रग को कि इस जेनेटिक्स की, इस जेनेटिक कंपोजिशन की कम्युनिटी को हम लोगों ने पेनिसिलिन नहीं यूज करनी, क्योंकि इसके ऊपर इसका साइड इफेक्ट बड़ा सवेयर है। अब ऐसे लोगों को हम लोग जो है वो P4 मेडिसिन देते हैं। P4 मेडिसिन अकॉर्डिंग टू देयर जेनेटिक्स, अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरमेंट, अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेस एंड अकॉर्डिंग टू देयर फूड यूज की जाती है। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास ह्यूमन जीनोम एनालिसिस में चूंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट जीनोम्स को सिलेक्ट किया गया था, तो उनके दरमियान एक तो सिमिलरिटी मिली। सिमिलरिटी मींस 99.9% उनका जीनोम सीक्वेंस सेम है, लेकिन इसके अलावा उसमें बायो आर्कियोलॉजी यानी कि पैलियोंटोलॉजिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन भी सामने आई। एंथ्रोपोलॉजी यानी हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ ह्यूमन ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक्स, एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमन माइग्रेशन। कि हमारे पास इन सारी टर्म्स को मिलाकर मैं बात करता हूं कि जीनोमिक बेसिस पे ये पता चला कि हमारे पास ह्यूमन पैलियोंटोलॉजी फ्रॉम वन रेस टू अनदर रेस कैसे डिफरेंस है। वो अदर रेस में जो डिफरेंस था वो आपके पास आल्सो रिकॉर्ड हुआ उसकी ह्यूमन हिस्ट्री एंड कल्चर में, और वो जो रीजन थी उसी की वजह से ह्यूमन एवोल्यूशन स्टडी की गई। और ये जो एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम के लिंकेज होते हैं उन बेसिस पे हम लोग डिस्कस करते हैं ह्यूमन माइग्रेशन। तो यहां तक था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, बड़ा मेगा प्रोजेक्ट था ह्यूमन हिस्ट्री का। इसके बाद जेनेटिक्स ऑन फिंगर टिप पॉसिबल हुई। होपफुली आपने लर्न किया होगा। फिर भी अगर किसी का कोई मसला हो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसे पॉजिटिवली रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।